हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। एकदम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो जी, बहुत बढ़िया। सो बेटा, हमारा अध्याय चल रहा था कौन सा? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कार्यनीता समस्या पढ़ ली थी, विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, जन नियंत्रण पढ़ लिया था, है ना। जन नियंत्रण, ये सारी विधियां हम लोगों ने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में। आपकी स्थायी विधि भी पढ़ ली थी, अस्थायी विधि भी पढ़ ली थी हम लोगों ने जन नियंत्रण में। अस्थायी विधियों में हम लोगों ने प्राकृतिक विधि पढ़ी थी, रासायनिक विधि पढ़ी थी, रोधक विधि पढ़ी थी, आईयूडी पढ़ी थी, उसके अलावा मुख गर्भ निरोधक गोली पढ़ी थी, ठीक है, और अंत्यरोपण और इंजेक्शंस, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर स्थायी विधि में हम लोगों ने वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये पढ़ लिया था, और ये जन्म नियंत्रण जो था, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा कवर कर लिया था। डन। अब हमारे ये 3 टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें से ये दोनों आज हम निपटाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, नहीं होएगा तो कल हम ये समाप्त करके एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन कल तक कवर कर देंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो आने वाला है वो है सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी किसकी बात करने वाले हैं? गर्भपात की बात करने वाले हैं, एबॉर्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है जी। सो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये जस्ट एनिमेशन है, ये मतलब एक्चुअलिटी नहीं है, ये जस्ट समझिए, ठीक है। हो सकता है एक्चुअल हो, मुझे भी आइडिया नहीं है एक्चुअल है या कैसा है, जो भी है, ठीक है। आइए गर्भपात की बात कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी में कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। गर्भपात, एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो पहले हम बिंदु दर बिंदु अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसको यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। सर हम 2024 के लेक्चर से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सारी चीजें बताई हुई हैं। हाँ जी भाई, अपने आप करो। ये कौन है यहाँ पर? इस तरीके से तू कमेंट करेगा तो फिर हो लिया बेड़ा पार दोस्त। यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से अर्शन फोटो भेजोगे, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्त। यहाँ पर कौन है? अर्शन। क्लास लिया करो। एक लड़की ने पूछा था मिस यास्मिन नाम से, उसको इसका आंसर बता दिया था। लेक्चर लिया करो दोस्त यहाँ पर। सर ये एक्चुअली है क्योंकि मैंने देखा है बेबी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। गर्भपात की बात करने वाले हैं, एबॉर्शन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले गर्भपात, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। इसी को ही हम सहगर्भता का चिकित्सीय समापन बोलते हैं। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, चिकित्सीय समापन कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, बेटा ये किसका नाम है? सहगर्भता के चिकित्सीय समापन को, सहगर्भता के चिकित्सीय समापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? हम MTP बोल देते हैं। तो ये तो जस्ट हमने यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दूसरा बिंदु यहाँ पर, ठीक है। अगला बिंदु जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या कि होता क्या है यहाँ पर? ये प्रक्रिया जो होती है, क्या ये जबरदस्ती कराई जाती है या एक फीमेल जो है स्वयं अपनी इच्छा अनुसार ये करवाती है? तो याद रखना, जबरदस्ती नहीं कराई जानी चाहिए। कौन सा? एबॉर्शन। होता क्या है? गर्भ में ही बच्चे को मार देना। शॉर्ट भाषा में अगर हम बोले, गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल के दौरान गर्भ को, गर्भ यानी शिशु को, या भ्रूण बोल दीजिए, फीटस बोलते हैं अंग्रेजी में, एम्ब्रियो बोल दीजिए, फीटस बोल दीजिए, ठीक है। गर्भ को समाप्त कर देना, यानी जो प्रेगनेंसी थी उस प्रेगनेंसी में उस बच्चे को मार देना, उसको खत्म कर देना, उस भ्रूण को, उस फीटस को, उस गर्भ को क्या कर देना? समाप्त कर देना, उसको
खत्म कर देना क्या कहलाता है, गर्भपात कहलाता है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया जो है ये ऑब्वियस ही बात है एक माता अपनी इच्छा से करेगी या जबरदस्ती करेगी। आई नो कि आप बोलेंगे कि सर उसके साथ जबरदस्ती करा दी जाती है, बिल्कुल करा सकते हैं ना, रूढ़िवादिता जहां पर ज्यादा होगी वहां पर करा दिया जाएगा, प्रेशर डाल डाल के। लेकिन हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से चीजों को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? स्वैच्छिक प्रक्रिया। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर जब उस लेडी से पूछेगा आप क्यों कराना चाहते हो, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही है ना। तो अगर वो बोलेगी नहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मेरी खुद की इच्छा है कि मैं अपने गर्भ को समाप्त करना चाहती हूं, तो वो डॉक्टर भी फिर समाप्त करेगी। ठीक है, यानी यहां पर पूछा जाएगा फीमेल से कि भाई आप अपनी इच्छा से इस गर्भ को समाप्त करना चाहती हैं, इस बच्चे को मारना चाहती हैं, तो यस, वो डॉक्टर भी पूछेगी। ठीक है, अब बात आ रही है सर ये अगर स्वैच्छिक प्रक्रिया है, प्रति वर्ष लगभग कितने एबॉर्शन होते हैं? तो 45 से 50 मिलियन गर्भपात होते हैं प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष क्या होते हैं? गर्भपात होते हैं। 45 से 50 मिलियन क्या हो रहे हैं? गर्भपात हो रहे हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, डन। अब आप इमेजिन कर लिए 45 से 50 मिलियन गर्भपात हो रहे हैं, इसको हम अगर करोड़ों में देखें तो कितने करोड़ हो गए सर? 4.5 से 5 करोड़ प्रतिवर्ष क्या हो रही है सर? गर्भपात हो रही है। इमेजिन करो अगर ये गर्भपात नहीं होते, कई देशों में इसको स्वीकार भी नहीं किया गया है, नैतिकता के आधार पर, धर्मों के आधार पर कई देशों ने इसको स्वीकार भी नहीं किया हुआ, किसको? एबॉर्शन को। तो इमेजिन करिए अगर ये 4.5 से 5 करोड़ अगर एबॉर्शन नहीं होते, गर्भपात नहीं होते, तो जनसंख्या और भी ज्यादा होती। हाँ जी, अगर नहीं होते तो ऑब्वियस ही बात है जनसंख्या और भी ज्यादा होती, बिल्कुल होती। तो जरा कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये गर्भपात कराने से जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई है? जनसंख्या वृद्धि की दर जो है उसमें कमी आई है। गर्भपात कराने से जो जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उस वृद्धि की दर में कमी आती है। हाँ जी, बिल्कुल कमी आती है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये गर्भपात इसलिए कराया जाता है ताकि जनसंख्या कम की जा सके, सोचो एक युगल जोड़ा है, वो गर्भपात इसलिए करा रहा है कि वो देश की सेवा करना चाहता है, देश की जनसंख्या कम हो, तो उसने गर्भपात करा दिया। क्या ऐसा कोई सोचेगा कि हो भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, चलो बीवी से कहते चलो गर्भपात कराते, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए किया जाता है? नहीं। जनसंख्या गर्भ निरोधक विधि नहीं माना जाएगा इसको, कि ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है। हम इसको गर्भ विरोधक विधि नहीं मानेंगे कि ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है, ये यानी ये कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। हां, ये करने से जनसंख्या की वृद्धि की दर में कमी आ रही है, लेकिन जनसंख्या को कम करने के लिए ये विधि अपनाई नहीं जाती है। तो याद रखना, ये गर्भ निरोधक विधि नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण की विधि नहीं है, ये जनसंख्या नियंत्रण विधि नहीं है। क्या यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक के 4 बिंदुओं में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, क्या सर ये पूरे ये जो डाटा है ये भारत का है या पूरे विश्व का है? तो बेटा ये जो डाटा है ये पूरे विश्व का डाटा है, भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। ये जो डाटा जो है ये पूरे विश्व भर का है डाटा, इंडिया का नहीं है। क्लियर है? चलें आगे, बढ़े आगे। अब देखिए ये प्रोसीजर जो होता है सुनने में बड़ा खतरनाक टाइप का लगता है, ऑब्वियसली बात है। ये इंस्ट्रूमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा अंदर योनि से होते हुए, योनि मार्ग से होते हुए बच्चे को अंदर ही काट दिया जाता है। किसको काट दिया जाता है? इन फोर्सेप्स से, इन चिमटियों से, इन कैंचियों से क्या कर दिया जाता है? बच्चे का सिर काट दिया जाता है, हाथ पैर काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, बॉडी को
चकनाचूर या बोल दीजिए बॉडी को पीसेस में काट दिया जाता है और फिर उन पीसेस को बाहर निकाल लिया जाता है, किसके साथ में, अपरा के साथ में। फिर अंदर जो है गर्भ को गर्भाशय को क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर सुनने में जितना अजीब सा लग रहा है, ऑब्वियस ही बात है, करने में भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा हम बोलेंगे कि ये कानूनन तरीके से एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसको भारत में इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसको लीगलाइज्ड किया गया था 1971 में। क्या इतनी सी बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूं? क्या कि ये जो तकनीक जो है इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था। सर कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा था? सोचो, एमनियोसेंटेसिस कराकर ये पता लगा लिया कि भैया गर्भ में लड़का है या लड़की है। लड़की है तो जो रूढ़िवादिता लोग जो हैं, जो पूरा प्राचीन विचारधारा के जो लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि हमारे घर में लड़की पैदा ना हो, हमारे घर में लड़का पैदा हो। तो उस महिला के साथ वो जोर जबरदस्ती करके क्या पता लगा लेंगे कि लड़की होने वाली है, चलो गर्भपात कराते। तो गर्भपात जब कराया जाएगा तो उस गर्भपात से मम्मी को भी और बच्चे को भी, दोनों को खतरा हो सकता है, इनफैक्ट मदर को भी खतरा हो सकता है। तो ये इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था गर्भपात का। तो इसको कानूनी रूप से स्वीकार किया गया था भारत में 1971 में। एक अधिनियम पारित किया गया था जिसको हम एमटीपी एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमटीपी एक्ट बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट बोलते हैं। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या बोलते हैं उसको? अधिनियम बोलते हैं, जो 1971 में आया था। अब उस अधिनियम के अंदर बार बार संशोधन हुए थे। तो 2017 में संशोधन हुआ था, और 2017 में संशोधन ये हुआ था कि ये एमटीपी कब करानी चाहिए? पहली तिमाही में अगर आप कराएंगे, यानी 12 हफ्ते में अगर आप कराएंगे, तो वो कैसी होती है? बिल्कुल सुरक्षित होती है ना, जिसमें केवल एक डॉक्टर के परामर्श की जरूरत होती है। लेकिन अगर दूसरी तिमाही में अगर कराया जाएगा तो वहां पर आपको 2 डॉक्टर के परामर्श की क्या होगी? जरूरत होगी। ये चीजें जो है, ये संशोधन किया गया था किसमें? उस एक्ट में, उस नियम में, उस अधिनियम में, जो 1971 में आया था, और उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था 2017 में। तो आप अगर सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली बातों को समझ रहे हैं, तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई तकलीफ? सर परिवार नियोजन 1952 होगा। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। बस इन्हीं बातों को हमें लिखना है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सहगर्भता समापन कराए जाते हैं। ठीक है, डन। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सर 1/5वां भाग, ये एक चीज लिखी हुई है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताई। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये क्या होता है, ये क्या होता है, कितना होता है, विश्व में इतना होता है, प्रतिवर्ष इतना होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे बोल रहा हूं लगभग प्रतिवर्ष जन्म कितना हो रहा है, प्रतिवर्ष बच्चों का जन्म कितना हो रहा है? तो 25 करोड़ 22.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। इतने लोग, इतने बच्चे जन्म ले रहे हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, 22.5 से 25 करोड़ बच्चे जो हैं वो क्या ले रहे हैं? जन्म ले रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इतने बच्चे जन्म ले रहे हैं और इतने बच्चों को मारा जा रहा है, गर्भ में मारा जा रहा है। तो अगर रेशो देखें तो कितना रेशो निकल रहा है? रेशो की अगर मैं बात करूं, कितना अनुपात हो रहा है कि टोटल जन्म का कितना प्रतिशत यहां पर गर्भपात कराया जा रहा है? तो जरा सोचिए, 5 गुना हो गया, 5 गुना हुआ या नहीं हुआ? सोचो, 4.5 इंटू 5 या 5 इंटू 5, क्या 1/5 हो गया? सोचो, दिमाग लगाओ, कितना है? 4.5 से 5 करोड़। ये तो क्या हो रही है? सहगर्भता हो रही है। और जन्म कितना हो रहा है? 22.5 से 25 करोड़। क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। तो जन्म और सहगर्भता का, अगर मैं सहगर्भता या एमटीपी का अगर अनुपात निकाले तो कितना हो रहा है? यानी 5 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 1 बच्चे का क्या हो रहा है? गर्भपात हो रहा है। सीधा सीधा 5 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, 25,
25 बच्चे 5 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो एक बच्चे का क्या हो रहा है, गर्भपात हो रहा है 1/5। जो ये कंडीशन जो यहां पर पैदा हुई है, इतनी बात समझ में आ गई कि इतने बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो इतने बच्चों का क्या हो रहा है, गर्भपात हो रहा है। तो रेशो कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। क्या ये पांचवा बिंदु आपको समझ में आ गया? यहां तक की बात में कोई तकलीफ तो नहीं थी? इतनी सी बात समझ में आ गई, यहां पर कोई तकलीफ तो नहीं थी कि इतने अगर जन्म ले रहे हैं तो इतनों का गर्भपात हो रहा है, तो रेशो कितना आ गया, 1/5 आ गया है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट छठे बिंदु की ओर। जो चीज मैंने यहां पर बोली वही चीज मैंने आपको बतानी है कि भैया ये जो है, ये अधिनियम जो है ये कब आया था, कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, किसका, गर्भपात का। गर्भपात जो है का गलत उपयोग ना हो, इसके लिए 1971 में भारत में इसे स्वीकार किया गया था। और कड़े नियमों के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। एक अधिनियम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, याद रखना सीधा सीधा, 1971 में जो नियम आया था उसको हम बोलते हैं एमटीपी एक्ट। एमटीपी की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, और एक्ट को हम क्या बोलते हैं, अधिनियम। क्या हिंदी में लिखूं या इतना कॉमन सेंस लगाकर लिख सकते हैं? एमटीपी को हमने क्या लिखा है सर, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो एमटीपी की फुल फॉर्म लिख देंगे हिंदी में, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, और एक्ट को हम क्या बोलते हैं, अधिनियम। तो हमारी हिंदी की एनसीईआरटी में भी क्या लिखा हुआ है, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम। तो सहगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम या गर्भपात अधिनियम ये कब आया था सर, 1971 में आया था, जिसमें कड़े नियम रखे गए थे कि अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, इनफैक्ट डॉक्टर भी इस्तेमाल करता है, तो उसकी पूरी डिग्री जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो करवा रहा है उस पर भी कड़े दंड दिए जाएंगे उसको। ठीक है, सो ये था। अब इसी नियम में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, 7वां बिंदु। ये जो नियम जो था, एमटीपी एक्ट जो था, ये एमटीपी एक्ट जो था, जो 1971 में आया था, अब इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, संशोधन। संशोधन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी मॉडिफिकेशन, यानी चीजों को ऐड करना। यानी एक अधिनियम आ गया और 10 साल बाद उसी अधिनियम में कुछ चीजों को और ऐड करना है ना। समझ रहे हैं इतनी सी बात को कि एक नियम पारित हुआ, ठीक है, अब उस नियम में और भी चीजों को मान लो ऐड करना है, तो वो जब ऐड की जाएंगी, उस नियम में और चीजें जब डाली जाएंगी, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं, यानी अमेंडमेंट बोलते हैं। तो एमटीपी एक्ट जो है उसका संशोधन हुआ था कब, 2017 में। ये भी याद रखना है। क्या यहां से प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्त, सारी की सारी चीजें कवर करनी है। तो इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, संशोधन कब हुआ था, 2017 में। अब आप पूछेंगे इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये 2017 में जब संशोधन हुआ था तो क्या क्या चीजें इस एक्ट के अंदर और ऐड की गई थी, क्या क्या चीजें ऐड की गई थी। तो पहली चीज क्या ऐड की गई थी कि ये जो सुरक्षित कब मानी जाएगी, एमटीपी जो है वो कब सुरक्षित मानी जाएगी। तो याद रखना ये कब सुरक्षित मानी जाएगी, पहले 12 हफ्ते के लिए या पहले 12 सप्ताह जो है उसमें क्या मानी जाएगी, सुरक्षित मानी जाएगी, यानी पहली तिमाही। यानी इसको अगर पहली तिमाही में कराया जाता है तो ये सुरक्षित मानी जाएगी, और केवल एक डॉक्टर या एक चिकित्सक की सलाह से ये किया जाएगा। एक चिकित्सक का परामर्श
एक चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता होगी। चिकित्सक मतलब एक डॉक्टर जो है, पंजीकृत डॉक्टर जो है, जिसके पास लाइसेंस है, जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है कि भैया आपके पास, आपने डिग्री पूरी कर ली, अब आपको ये लाइसेंस नंबर दिया जा रहा है, अब जाकर आप काम कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पंजीकृत डॉक्टर बोलते हैं, पंजीकृत चिकित्सक बोलते हैं। तो एक पंजीकृत चिकित्सक जो है उसके परामर्श की क्या होगी? आवश्यकता होगी। लेकिन अगर ये एमटीपी यानी ये गर्भपात ये असुरक्षित माना जाएगा, किसमें? दूसरी तिमाही में, यानी 24 सप्ताह के अंदर अंदर अगर ये कराया जाता है तो ये असुरक्षित माना जाएगा, किसमें? दूसरी तिमाही में। और अगर ये कराया जा रहा है तो सर क्या ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है? बेटा ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दोस्त, अभी दिखा दूंगा मैं कहां पर है ये सारी चीजें। एक चिकित्सक के परामर्श की जरूरत है, लेकिन अगर एमटीपी यानी गर्भपात 24 सप्ताह में कराया जा रहा है, दूसरी तिमाही में कराया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होएगा। असुरक्षित भी नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? घातक होएगा। किसके लिए घातक होएगा? सर ये घातक होएगा किसके लिए? उस मदर के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा जो है 24 सप्ताह तक का जो बच्चा जो होएगा वो एक अंग है मेरे भाई, शरीर का एक अंग बन चुका है, माता के शरीर के अंदर एक अंग डेवलप हो चुका है। अब अगर उस अंग को हटा देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। किसके लिए? उस मदर के लिए। तो अगर ये कराया जा रहा है, कोई कंडीशन ऐसी आन पड़ी कि ये कराया जा रहा है, तो इस कंडीशन में 2 चिकित्सक या 2 चिकित्सकों की परामर्श की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आया? तीसरी तिमाही में करा ही नहीं सकते भाई साहब, बिल्कुल भी, मर जाएगी नहीं तो मदर। ठीक है, डन। ये चीज थी, ये 2017 में जब संशोधन किया गया था। बालक ने पूछा सर ये सारी चीजें तो एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है। क्या है ना कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो साइड में कुछ चीजें छोड़ देते हैं। ये वाली साइड में उदय नाम से बालक जो है, जरा ये साइड में जो चीजें लिखी हुई हैं इनको भी पढ़ा करो। सर कैमरे से क्लिक क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम देखना नहीं चाह रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई आपको बात? समझ में आई? आप लगातार आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, हम आपको आंसर नहीं दे रहे हैं क्योंकि फ्लो बिगड़ जाएगा जो पढ़ा रहे हैं उसका। आपको दिक्कत है, आप कैमरे से सर्च करो, आंसर मिल जाएगा। वो जो डायग्राम आप दिखा रहे हो कॉर्नकेव का है, भुट्टे का है, जिसमें टेसल यानी फुंदने की बात की हुई है, और फुंदने जो है वर्तिकाग्र और वर्तिका है। चैप्टर जरा पढ़ा करो, क्लास में पढ़ा दिया है। रीस्टार्ट सीरीज जो थी उसमें भी ये चीज बताई है। अब तुम लगातार कंटिन्यूअसली अगर स्पैम करोगे और तुमको रिवर्ट नहीं दूंगा, फिर तुम इस तरीके से कमेंट करोगे तो क्या फायदा होएगा इस चीज का? या तो क्लास लिया करो, और अगर नए आए हो तो बेटा पुरानी क्लास जरूर लो। हाँ जी, ये यहां पर दिया हुआ है उदय, क्लियर है? क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि 2017 में इस अधिनियम का संशोधन हुआ था। ये जो अधिनियम था इसमें संशोधन किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक के राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। आ गई सीधी सीधी बात कि भैया अगर आपसे कहा जाए कि पहली तिमाही के अंदर अगर गर्भपात कराना है तो एक चिकित्सक के परामर्श की जरूरत है, बस। लेकिन अगर गर्भावस्था 12 हफ्ते से अधिक की हो जाती है लेकिन 24 हफ्ते से कम की हो जाती है, यानी कौन सी तिमाही चल रही है, कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है? सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी 4th, 5th और 6th मंथ जो है, अगर उसमें कराया जाता है तो उस केस में सहगर्भता का चिकित्सीय समापन करने के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय आवश्यक है। कितने? 2 डॉक्टर्स की राय की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि अकेले एक डॉक्टर ने बोला कि चलो कर देते हैं, नहीं, 2 डॉक्टर के परामर्श की जरूरत होगी, जिसमें से एक सीनियर होएगा, एक बहुत ज्यादा सीनियर होएगा, कंडीशंस चेकआउट करेगा, और फिर वो कंडीशंस क्या देखेंगे? ये कंडीशंस देखेंगे, 2 कंडीशंस देखेंगे। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? पहली,
गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिला के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। क्या कि वो पहली कंडीशन ये देखेंगे कि अगर गर्भपात कर दिया तो कहीं मदर जो है उसको नुकसान ना पहुंच जाए, उसको शारीरिक या मानसिक खतरा ना हो। अगर होगा तो दोनों मना कर देंगे, भैया बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं है। मदर जो है वो शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है, तो नहीं करेंगे। अगर वो दोनों चिकित्सक बोलते हैं ठीक है, उसकी जांच परखेंगे, है ना, यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आधार पर। कौन से? ये दो निम्नलिखित आधार पर दो डॉक्टर जो है मिलकर राय देखेंगे। कौन सा? पहला देखेंगे, उसकी जांच करेंगे उस फीमेल की कि उस फीमेल के अगर गर्भपात करा देते हैं, कौन से महीने में, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर गर्भपात करा रहे हैं, उसकी सारी रिपोर्ट से एनालिसिस करेंगे कि कहीं मदर को कोई चोट या मानसिक स्वास्थ्य का खतरा तो नहीं है। अगर है खतरा तो नहीं करेंगे, अगर नहीं है खतरा तो कर देंगे। दूसरी कंडीशन, शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो, कि वो जो बच्चा जो है, वो बच्चा जो है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, अगर वो खुद ही विकलांग हो गया, वो बच्चा अगर विकलांग पड़ जाएगा तो भी क्या कर दिया जाएगा, एबॉर्शन कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो विकलांग पैदा हो। डन। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें मदर को भी खतरा ना हो और बच्चे को भी खतरा ना हो, बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो और मदर भी स्वस्थ रहे। समझना, मतलब बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो। समझ में आ रहा है ना तेरे को यहां पर कि बच्चा जो है, अगर हम एबॉर्शन नहीं करा रहे हैं, मान लो दोनों डॉक्टर ने बोला एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं, कि मदर जो है उसको मानसिक चोट लग सकती है, मतलब मेंटली रिटार्डेड हो सकती है, शरीर जो है उसका अस्वस्थ हो सकता है। अगर ये कंडीशन हुई तो डेफिनेटली एबॉर्शन नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, एबॉर्शन कब कर दिया जाएगा, कि बच्चा जो है जिसकी जन्म होने की संभावना है वो खुद अगर विकलांग है तो डेफिनेटली क्या कर दिया जाएगा, एबॉर्शन कर दिया जाएगा। सर जोखिम क्या होता है? गजब हो यार तुम यार। हाँ भाई, छल एमबीबीएच वाले ही होते हैं? नहीं, और भी हायर डिग्रीज होती है, वो वाले होते हैं। ठीक है, चले आगे। एमबीबीएच वाले नहीं होते, हायर डिग्रीज होती है। एमबीबीएस के बाद एमडी होती है, डीएम होती है, कई सारी डिग्रीज होती है। सर अगर वो बच्चा मर जाए, हां, अगर इस कंडीशन में अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो डेफिनेटली उसको चॉप आउट करके निकाल लिया जाएगा। जब बच्चे की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, उस टाइम पर भी मदर के लिए खतरा ही होता है। हाँ, विकलांग की ही कंडीशन में। क्लियर है यहां तक की कहानी? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आ रही है सर 8वां बिंदु कराते क्यों है, रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों करा रहे हैं, कारण क्या है, गर्भपात करवाने का कारण क्या है, गर्भपात करवाने का कारण क्या है, क्यों कराया जा रहा है गर्भपात, किस लिए कराया जा रहा है गर्भपात? ये तो गलत बात है। और जन्मे बच्चे को हम मार रहे हैं तो बहुत गलत बात है। क्यों करा रहे हैं गर्भपात, क्यों करा रहे हैं, क्या फायदा होएगा गर्भपात कराने से, क्यों करा रहे हैं, रीजन क्या है? तो जरा सोचिए, एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि अगर जो बच्चा पैदा होने वाला है, अगर उसके अंदर आनुवांशिक विकार हुए तो वो बच्चा जो पैदा होने वाला है, वो बच्चा जो जिसका अभी जन्म नहीं हुआ, उसके अंदर अगर आनुवांशिक विकार हुए तो सर कैसे पता लगेगा आनुवांशिक विकार है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं किससे, एमनियोसेंटेसिस से पता लगेगा। सोचो, एमनियोसेंटेसिस से अगर पता लगाया जाए, अगर पता लगा लिया कि वो अजन्मा बच्चा जिसके अंदर अभी जन्म नहीं है और उसके अंदर क्या है, आनुवांशिक विकार है,
कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो क्या वहां पर गर्भपात कराना चाहिए? यस, कराना चाहिए। क्यों सर? सोचो, वो बच्चा जो पैदा होएगा वो एक दुख दर्द के साथ में पैदा होएगा, किसी रोग के साथ में पैदा होएगा, किसी जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ में पैदा होएगा, जहां समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसके पेरेंट भी उसको ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो खुद के लिए अपने लिए बोझ बन जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या चाहता है? कोई मम्मी पापा चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो रोगी पैदा हो, या खुद बच्चा जो पैदा हुआ है वो बड़ा होकर ये चाहेगा कि मैं रोगग्रस्त क्यों हुआ, भगवान मुझे रोगी क्यों बनाया? नहीं ना, इजीलिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई है कि अगर बच्चा जो है उसके अंदर अगर आनुवांशिक विकार है जो एमनियोसिंथेसिस से पता लगा लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? करा लेना चाहिए। क्या करा लेना चाहिए? गर्भपात करा लेना चाहिए। सर दूसरी कंडीशन है अगर किसी महिला के साथ में रेप की कंडीशन होती है, अगर किसी महिला के साथ रेप हो जाता है और रेप की कंडीशन में जिसने रेपिस्ट जो है उसने अगर वीर्य सेचन कर दिया है और वीर्य सेचन करने के बाद वो महिला गर्भवती हो जाती है, तो डेफिनेटली उसको क्या कराना चाहिए? वो नहीं चाहती है उस रेपिस्ट के बच्चे को पालना, तो वो क्या कराएगी? गर्भपात कराएगी। तीसरी कंडीशन, किसी ने असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया, कोई दंपति जोड़े हैं जिन्होंने असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया, या तो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर लिया है, यानी कॉन्डम्स, फेमिडॉम, सर्विकल कैप, डायाफ्राम, आयोडीन, इनमें से किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया, तो क्या कहलाएगा? यौन संबंध जो स्थापित किया है कैसा है? असुरक्षित है। डेफिनेटली वो महिला गर्भवती हो सकती है और वो नहीं चाहती है बच्चा पालना, तो वो कराएगी, बिल्कुल करा सकती है। मेंशन करना पड़ेगा, वहां पर फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप गर्भपात क्यों करा रहे हो, तो बताना पड़ेगा कि गर्भपात इसलिए करा रहे हैं क्योंकि असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया है, या कई बार जो गर्भ निरोधक उपाय हैं वो फेल हो जाए, गर्भ निरोधक उपाय जो है वो क्या हो जाए? फेल हो जाए। ठीक है, क्या जो गर्भ निरोधक उपाय हैं वो असफल हो जाए? फेल लिख दिया मैंने, वो कैसे हो जाए? असफल हो जाए। ठीक है, कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आईयूडी लगवा दी, भौजाई ने आईयूडी लगवा ली और भैया जो है बढ़िया एकदम सही हो गए कि चलो अब बच्चा नहीं होएगा, और गलती से वो आईयूडी अगर फेल हो गई, मान लो आईयूडी काम नहीं कर पाई, बाई चांस में भी हो सकता है, 1% एरर हो सकती है, भौजाई जो है उनके बच्चा ठहर गया, है ना, बच्चा हो गया, मतलब गर्भवती हो गई भौजाई। अब इस कंडीशन में क्या होएगी? इस कंडीशन में क्या होएगा? आप जानते हैं क्या कि गर्भ निरोधक उपाय जो है वो तो फेल हो गया, असफल हो गया, तो इस कंडीशन में भैया भौजाई किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। चलो जी गर्भपात कराओ। तो कुल मिलाकर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से या गर्भ निरोधक उपाय जो है उसके फेल हो जाने से क्या कराना पड़ेगा? गर्भपात कराना पड़ेगा। और चौथी कंडीशन कौन सी है? कई बार कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें बच्चा जो है वो घातक सिद्ध हो जाए मदर के लिए। किसके लिए? माता के लिए। माता और बच्चा जो है दोनों में से या दोनों के लिए कंडीशंस कैसी हो जाए? दोनों में से एक या दोनों के लिए परिस्थितियां गंभीर हो जाएं, परिस्थितियां घातक हो जाएं। ये एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूं, हर साल देता हूं ये वाला एग्जाम्पल। चौथे वाला क्या एग्जाम्पल देता हूं? मेरा पहला बेटा जब होने वाला था तो मेरी वाइफ जो है, ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने देखा होगा, जो फीमेल जब गर्भवती हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें कई प्रकार की अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स होते हैं और कई कई तरह के नाम होते हैं। ठीक है, तो उन अल्ट्रासाउंड्स में पता लगता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, उसमें कोई मतलब इर्रेगुलरिटी तो नहीं है, कोई गलत तरीके से कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है ना। तो मेरा जो बेटा जो था, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी मेरी वाइफ की, तो उसमें जब हम डॉक्टर के पास गए तो
वो नाड़ याद है आप लोगों को, जो जिसको हमने अम्बिलिकल कॉर्ड बोला था, याद आ रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड याद आ रही है, जिसको हमने अम्बिलिकल कॉर्ड बोला था, जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड, वो वायर याद आ रही है? हाँ सर। तो वो मेरे बेटे के गले पर एक फोल्ड नहीं 2 फोल्ड लिए हुई थी। आपने सुना होगा कई बार, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो वो जो होती है ना वो गले में घूम जाती है। अब अंदर बच्चा घूम रहा है, वो नाड़ जो है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, वो भी बच्चे के साथ घूम रही है, तो वो कई बार लूप ले लेती है। ठीक है, तो एक लूप ले लिया, दूसरा लूप ले लिया, ऐसे कई सारे अगर लूप ले ले तो बच्चे का दम भी घुट सकता है। बच्चे का अगर दम घुट गया, बच्चा अगर अंदर गर्भ में ही मर गया, तो ऑब्वियस ही बात है उसके साथ साथ वो गंभीर किसके लिए हो जाएगा? मदर के लिए हो जाएगा, है ना। तो इस केसेस में जब बच्चा और मदर दोनों के लिए या तो खतरा साबित हो जाए या दोनों में से किसी एक को खतरा साबित हो जाए, तो भी क्या कराना पड़ेगा? गर्भपात कराना पड़ेगा। हालांकि मेरे बेटा जो था उसके दोनों लूप जो थी, डबल लूप थी किसमें? गले में, और इस वजह से क्या करना पड़ा था, लगभग 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, जिसमें 9 महीने से पहले ही, यानी 10-15 दिन पहले ही, शायद 10 या 5-10 दिन पहले ही क्या कराना पड़ जाता है। 2 तरह की होती है ना, एक सिजेरियन होता है और एक होता है नेचुरल डिलीवरी, तो सिजेरियन कराना पड़ता है। ठीक है, डन। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। यही 4 कंडीशन हमारे मेंशन है किसमें? एनसीईआरटी में, कि कोई आनुवांशिक विकार हो, जैसे एमनियोसेंटेसिस से पता लगा लिया, या किसी महिला के साथ क्या हुआ है, रेप हुआ है, या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर लिया, या गर्भ निरोधक उपाय जो है असफल हो गए हैं, या कभी कभी माता और बच्चे दोनों में से एक या दोनों को ही अगर परिस्थिति दोनों के लिए कैसी हो जाती है? घातक हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या कराना पड़ता है दोस्त? गर्भपात करवाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सर अगले बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा? बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़ी ना है। अच्छा ये पूछ रहे हो कि सर अगर पहले बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या दूसरे में भी जेनेटिक डिसऑर्डर होएगा? जरूरी नहीं है दोस्त। देखिए मान लो एक व्यक्ति है जिसके, जो मान लो, जस्ट समझना इस चीज को, इस तरीके से समझना, एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई महिला है। ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, दोनों युगल जोड़े हैं। ठीक है, ये जो था, ये एक्स व्यक्ति जो था, ये किसी काम के सिलसिले में कहीं गया, मान लो किसी क्षेत्र में गया, और वहां पर ये संपर्क में आया किसके? पराबैंगनी किरणों के। पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आया कौन? ये एक्स व्यक्ति। और जब ये पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आया, तो वो पराबैंगनी किरणें जब इसके शरीर पर गिरी, तो इसके जो अंडकोश जो थे, यानी इसके जो वृषण जो थे, उस वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाओं में जो जर्म कोशिकाएं थी, उन जर्म कोशिकाओं के अंदर जीन्स में चेंजेस आए। कितना भारी पड़ गई चीज, समझ में आया क्या? कुल मिलाकर पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आया ये व्यक्ति, इसके वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका में, याद कर, कोई जर्म कोशिका थी, जर्म कोशिका के अंदर वो पराबैंगनी किरणें पड़ी। उस जर्म कोशिका के अंदर केंद्रक में जो गुणसूत्र थे, उन गुणसूत्रों में जो डीएनए थे, उसमें जो जीन्स थे, उनमें क्या हुआ? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया अचानक से। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अब इमेजिन करो, वो पराबैंगनी किरणों के गिरने से इस नर से उत्पन्न जो शुक्राणु होंगे, उन शुक्राणुओं में बदलाव आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा किसमें? जीन्स में। और ऐसे शुक्राणु यहां पर जब अंडाणु के साथ संलयन करेंगे, तो क्या वो बच्चा म्यूटेटेड पैदा होएगा, म्यूटेशन वाला होएगा, किसी ना किसी रोग के साथ विकसित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डन। तो क्या ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है? यस, जीन्स में चेंज आ गए, बिल्कुल जीन्स में चेंज आ गए हैं। जो यहां पर मान लो, यहां पर मान लो ये कंडीशन फीमेल के साथ में हो गई है, जिसके अंडाणु के अंदर एक एक्स गुणसूत्र था, ये पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ गए, जिससे एक एक्स गुणसूत्र और बढ़ गया। और यहां पर ये नर जो था, ये पराबैंगनी किरणों के संपर्क में नहीं आया, शुक्राणु के अंदर क्या था? वाई गुणसूत्र था। अब इमेजिन करो, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी? एक्स एक्स वाई। कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ये तो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया पहली बार। तो क्या ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है? यस, जेनेटिकल डिसऑर्डर। लेकिन मान लो बाद में ये बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, किसी के संपर्क में नहीं आ रही है ये। अब इसके अंदर जो अंडाणु जो बना है वो नॉर्मल है, और यहां पर जो शुक्राणु बना है ये नॉर्मल है। तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल होएगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पहला जो बच्चा है उसके अंदर अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो दूसरा बच्चा है उसके अंदर भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होंगे, ऐसा 100% नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, उसकी जांच होएगी, डॉक्टर जो है टेस्ट करेगा, टेस्ट के बिहाफ पर एनालिसिस करके ये बताएगा कि यस दूसरे बच्चे में होएगा डिसऑर्डर कि नहीं होएगा।
सर कितने मंथ में बच्चा गिरवाते हैं? विपिन रावत, दिमाग से आप भोंट हैं, बताइए आप मेरे को। दिमाग से आप हल्के हैं बेटा? कितने मंथ में बच्चा गिरवाते हैं? यहां तेरे को यहां पर जब लिखा है तो तेरे दिमाग में चीज पल्ले पड़ रही है। पहला तिमाही यानी पहले 3 महीने यानी 12 सप्ताह के अंतर्गत क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है। कितने महीने में गिरवाते हैं? भोंदूलाल बिल्कुल ही। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे इस क्या यार, हम भी कह रहे कितना मंथ में बच्चा गेवित रहता है। क्या है ये? जीवित पूछ रहा है, कितने मंथ में बच्चा जीवित रहता है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितने महीने का बाहर निकले जो जीवित रह जाए। ये पूछ तो नहीं रहा। अरे बोली मम्मी, विष्णु ठाकुर ऐसे कमेंट नहीं करते हैं। चलो बेटा, मेरे को नहीं पता। विपिन जो भी नाम था, विपिन था, विपिन नाम था, मेरे को नहीं पता बेटा कितने महीने का बच्चा जीवित रहता है, नहीं पता। आप एक काम करना, 200 रुपए की आज पर्ची कटवाना, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना और उनसे पूछना कि मैडम कितने महीने का बच्चा जीवित रहता है। ठीक, ओके। सर क्या एमटीपी कराने के बाद फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलो, शिवानी शुक्ला कह रही है 8 महीने का जीवित होना चाहिए। मेरी बहन का मतलब मेरी कजन का 7वें महीने में हो गया। अब बताओ शिवानी शुक्ला, तुमसे किसने कहा 8 महीने का होना चाहिए? मेरी बहन का जो था 7 महीने का बालक हो गया था। सतमासा बोल देते हमारे यहां पर। आइए, सो अब बिना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्त। यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई हैं, पल्ले पड़ गई हैं, तो आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी रीड आउट करते हैं। ठीक है सर, म्यूटेशन क्या होता है? मम्मी कह रहा है सर ये म्यूटेशन क्या होता है? बेटा ये म्यूटेशन जो होता है ना, ये म्यूट और म्यूटसन जो होता है ना, इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं दोस्त। मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी होएगी। चलो कोई बात नहीं है, आप तो अभिषेक भैया उसके भी गुरु निकले, विपिन रावत के भी। म्यूटेशन जो होता है, जिसको हम म्यूटेशन जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अचानक से क्या आ जाता है, जीन्स में चेंज आ जाता है अचानक से। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है अभिषेक, समझ में आ गया? उत्परिवर्तन मीन्स अचानक से धड़ाम से क्या आ गया? परिवर्तन, उत्परिवर्तन। किसमें? जीन्स में, डीएनए में। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। चलो, म्यूटेशन नहीं होता, म्यूटेशन होता है, याद रखना। यह लिख देता हूं यहां पर, याद रखना। अचानक से बदलाव, म्यूटेशन। ठीक है, ओके जी। चल, सो एक बार हम जरा एनसीईआरटी रीड आउट कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, फटाफट जल्दी से यहां तक एक बार जरा पढ़ लेते हैं। क्या? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करने को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय से गर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अब देखिए, हमने यहां पर लिखा था स्वैच्छिक रूप से, और यहां पर लिखा हुआ है जानबूझकर। एक होता है स्वयं इच्छा से और एक है जानबूझकर। जानबूझकर मतलब ये नहीं है कि कोई और दबाव डाल रहा है। जानबूझकर, मान लो मैं एक महिला हूं, है ना, और गर्भधारण कर लिया, और मेरी एज जो है मान लो अभी कितनी है, 19 ईयर्स है,
असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर लिए थे। ठीक है, शादी हुई, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि गर्भधारण कर सके, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, और पढ़ी लिखी वो लड़की है, तो जानबूझकर खुद की इच्छा से उसने क्या किया सर, गर्भपात कराया है या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कराया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करवाई है। डन। तो खुद की इच्छा से जानबूझकर करवाई है। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशंस ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से ये कराई गई है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी कराए जाते हैं। चिकित्सीय सहगर्भता समापन मीन्स एमटीपी, गर्भपात कराए जाते हैं, जो संसार भर की कुल सहगर्भताओं का 1/5वां भाग होता है। ये वाला 1/5वां भाग मीनिंग समझ में आ गया कि लगभग 5 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें से एक बच्चे का क्या हो रहा है, गर्भपात हो रही है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि एमटीपी को स्वीकार बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, अब ये जो एमटीपी जो होता है ना, कई देशों में लागू नहीं है। जैसे जो कुछ इस्लामिक कंट्रीज, आई थिंक ईरान में या इस साइड में जो है, कई कंट्रीज में ये वैलिड नहीं है। क्या माना जाता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, बच्चे को नहीं गिराना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक कानूनन रूप से इसको स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके भावनात्मक पहलू बोल दीजिए, उनके एथिक्स बोल दीजिए, उनके नैतिकता बोल दीजिए, उनकी धार्मिक आस्थाएं बोल दीजिए, या सामाजिक पहलुओं के आधार पर कि समाज क्या कहेगा, दोस्त गर्भपात करा लिया है ना, तो इन पहलुओं के आधार पर कई देश जो हैं, कई देशों ने इसको स्वीकार किया, कई देशों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। डन। तो कोई इस तरीके से प्रश्न नहीं बनेगा, बस ये याद रखना, भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू, इन 4 पहलुओं के आधार पर। कौन से 4? धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक। ये 4 पहलुओं के आधार पर देश जो हैं इस गर्भपात को स्वीकार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, अब भारत ने स्वीकार किया, ये स्वीकार किया। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में, याद रखना वर्ष, सर नैतिक का मतलब क्या होता है? देखो, नैतिकता क्या होती है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नैतिकता, एथिक्स मतलब संस्कार बोल दीजिए एक तरीके से। नॉर्मल भाषा में अगर नॉर्मल वर्ड अगर यूज में लेना हो तो हम क्या बोलते हैं देसी भाषा में? क्या यार तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, यानी तुम्हारे एथिक्स बहुत अच्छे हैं। यार तुम्हारे संस्कार तुमको अच्छे नहीं मिले, यानी तुम अनएथिस्ट हो, यानी तुम्हारे जो है एथिक्स जो है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जैसे मैंने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो योजना जो है ये बहुत ही हमारे एथिकल या हम बोलेंगे हमारी नैतिक मुद्दों के अंतर्गत आती है। हमारी नैतिकता बनती है कि बेटियों को बचाए, है ना। ठीक है, उसी तरीके से हमारी नैतिकता बनती है कि हम जानवरों को बचाए, ऐसे जानवरों को बचाए जो विलुप्ति की कगार पर है। तो नैतिकता मीन्स अब उसको मतलब थिंकिंग नहीं होएगा, थिंकिंग नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीके से एक देसी भाषा में अगर देहाती भाषा में अगर बोलना हो तो नैतिक मीन्स हमारे संस्कार बोल दीजिए, हमारी वैल्यूज बोल दीजिए, हमारे गुण बोल दीजिए, वो बोल सकते हैं। सर कितनी बार एमटीपी करवा सकते हैं? बेटा इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है कितनी बार करा सकते हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कितनी बार करा सकते हैं। ठीक है, सो 1971 में कानूनन तौर पर भारत में इसको स्वीकार कर लिया गया था, ये चीज याद रखना। और इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे कि कोई इसका गैर कानूनी रूप से इसका उपयोग न करे। स्पेसिफिकली किसमें? मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस अधिनियम में कड़े कानून क्या प्रतिबंध लगाए गए थे कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, मादा भ्रूण हत्या ना की जाए। भारत देश में बहुत ही ज्यादा हो रही है, जो भारत देश में सबसे ज्यादा होती है कौन? फीमेल फॉइटिसाइड।
इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप में से कोई जानता हो या नहीं जानता हो, कई बच्चे जानते भी होंगे, भारत में पैदा होने से पहले बच्चे का लिंग पता लगाना कानूनन अपराध है या नहीं है, जानते हैं आप? हां, जीवों के प्रति मानवता, बिल्कुल बोल सकते बबलू। हां जी, जानते हैं आप सभी? क्या ये चीज जानते हैं मेरे भाई? जल्दी से मुझे बताइए। सभी जानते हैं ना? जानते हैं? पक्का अपराध है ना? हाँ जी। क्या अमेरिका में अपराध है? क्या अमेरिका में यह अपराध माना जाता है जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता लगाना, लड़का है या लड़की है? नहीं, वहां पर कोई अपराध नहीं है। वहां पर सोनोग्राफी से, अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर बता देता है लड़का है या लड़की है। क्यों? क्योंकि वहां पर यह भेदभाव नहीं है। पता है आपको? अगर नहीं पता तो या पता रख लेना, पता था तो अच्छी बात है कि विदेशों में यह भेदभाव नहीं होता है कि अच्छा लड़की हो गई, ओहो हो, अरे दहेज में बहुत कुछ जाने वाला है भैया, पैसे जमा करके रखो भैया, लड़की पैदा हो गई है भैया, है? ऐसा नहीं है। किसमें? विदेशों में। कान को क्या हो गया यार? हाँ जी, तो विदेशों में भेदभाव नहीं होता है दोस्त, हमारे भारत में ही भेदभाव है। इसलिए भारत में ज्यादातर क्या देखा जाता है? कन्या भ्रूण हत्या। और सबसे ज्यादा कहां देखी गई है? हरियाणा में। हमारी छोरियां के छोरों से कम है के, है ना? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या देखी गई है। क्यों? क्योंकि वहां का सेक्स रेशो जो है, लिंग अनुपात जो है, वो सबसे कम है। ठीक है जी, चले यहां तक की बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्यों, निश्चित तौर पर क्यों कराया जा रहा है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर देखो, यहां से यहां तक की लाइन समझना कि हम एमटीपी क्यों करा रहे हैं, क्या है रीजन कराने का। निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सहगर्भताओं से मुक्ति पाना है। क्या? कि अनचाहा गर्भ धारण कर लिया, उससे मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे हो गया? अनचाहा गर्भ कैसे पल गया है? जो चाहते नहीं थे वो गर्भ धारण कैसे हो गया है? वो लापरवाही से, यानी असुरक्षित यौन संबंध से हो चुका है, यानी रोधक विधियों का इस्तेमाल नहीं किया, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने से, यानी ये चीज भी हमने देखी कि गर्भ निरोधक उपाय जो है, कॉन्डम जो है, उसका इस्तेमाल किया और वो फट गया, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? गर्भधारण हो सकता है। बलात्कार जैसी घटना, यानी रेप के केस में हो सकता है। इसके साथ साथ चिकित्सीय सहगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है। कौन से विशेष मामलों में? जहां सहगर्भता बने रहने की स्थिति में मां एवं भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या घातक सिद्ध होती है। यही चीज मैंने बताई कि या तो दोनों में से किसी एक को आहत पहुंच जाए, या दोनों के लिए ही कंडीशंस कैसी हो, घातक हो, उस कंडीशन में भी क्या करवाना पड़ेगा? गर्भपात करवाना पड़ेगा। हाँ जी सर, लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां मिल रही हैं, वो लिंग अनुपात होता है। ठीक है, 1000 एक जगह है, मान लो हरियाणा में एक जिला है, ठीक है, पानीपत हरियाणा में एक जिला है, उस पानीपत में कितने 1000 लड़कों में से कितनी लड़कियां मिल रही हैं, वो रेशो क्या कहलाता है? सेक्स रेशो कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। जो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? केरला में है, और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में है। अराउंड 673 के आसपास हरियाणा में था और 1081 के आसपास केरला में, यानी केरला में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं और हरियाणा में लड़के ज्यादा है और लड़कियां क्या हैं? कम है। सर अनिवार्यता का मतलब आवश्यक, क्या यार भोंदू हो, तुमने हिंदी में भी कुछ नहीं पढ़ा है क्या? इतनी सी बातें तुमको समझ में नहीं आती? अब हिंदी की ये लाइनें बताऊं, अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जरूरत, जो जरूरी है? सहगर्भता की पहली तिमाही में, अर्थात सहगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सहगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। कौन सा सुरक्षित माना जाएगा? पहली तिमाही में, यानी 12 सप्ताह में जो कराया जाएगा वो सेफ माना जाएगा। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात जो है बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। दोस्त याद करो, 5वें महीने में शरीर का सब कुछ, सारे अंग तंत्र बन चुके थे, भ्रूण की गति स्टार्ट हो गई थी बेटा। सोचो, याद आ रहा है?
तो इस कंडीशन में अगर गर्भपात होएगा तो शरीर के आप एक अंग को खत्म कर रहे हो, शरीर के एक भाग को खत्म कर रहे हो, जिससे वो शरीर को नुकसानदेह होएगा, मदर के लिए कैसा होएगा, घातक सिद्ध हो जाएगा। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने को आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से, ज्यादातर एमटीपी जो है वो कौन करने को दिख रहे हैं भारत में, अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि ना केवल असुरक्षित भी होते हैं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। यस, आज की डेट में होता है, बिल्कुल होता है। आप गांव की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आज की डेट में भी ये गर्भपात बोलते हैं ना, बच्चा गिरा दो, है ना, तो वहां पर जो नॉर्मल जो झोला छाप जिनको हम बोल देते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, झोला छाप, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, झाड़ फूक वाले जो होते हैं, है ना, झाड़ फूक वाले झोला छाप जिनको हम बोल देते हैं, वो क्या करते हैं, वो दवाई दे देते हैं कि ये दवाई खिला दो और बच्चा खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली वो दवाई पता है कौन सी होती है, वो होती है मिफ्प्रिस्टोन। आप में से कितने बच्चों को याद है, ये एक दवाई मैंने आपको बताई थी, मिफ्प्रिस्टोन, याद आ रही है? अगर ये दवाई अगर किसी गर्भवती महिला को खिला दो, वो बच्चा जो है वो, उसका क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, बच्चा जो है वो गिर जाएगा। क्या कर रही थी मिफ्प्रिस्टोन, याद आ रहा है आपको? वो जो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली याद आ रही है, जो आई पिल, अनवांटेड पिल, इजी पिल के अंदर वो जो मिफ्प्रिस्टोन, जिसको हमने RU386 या फ्रेंच ड्रग बोला था, यही होती है वो उन झोला छाप डॉक्टर्स के पास में। अब जरा इमेजिन करो, उनको तो पैसा मिल गया, बच्चा गिराना है, गर्भपात कराना है ना, ये खिला दिया जाता है। सो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। किसके लिए मेरे भाई? उस स्त्री के लिए जिसके साथ ये करवाया जा रहा है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेधन का दुरुपयोग है। क्या दूसरा सबसे गलत तरीका इसका इस्तेमाल करने का क्या था कि क्यों गर्भपात करा रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं कि भैया उल्बवेधन किया यानी एमनियोसेंटेसिस किया। अरे नीम हकीम क्या होता है, बावला तो नहीं है यार, अभी तो बोला यार नीम हकीम मतलब झोला छाप डॉक्टर, यार हकीम नहीं जानता? कभी बस में बैठा है, दीवारों पर पोस्टर दिखे हैं, लिखा हुआ दिखा है कि इस बाबा से इलाज कराए स्वप्न दोष का और इस दोष का। बार बार यार बिना फालतू में। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? विदाउट एनी डिग्री जो इस तरीके का इलाज कर रहा है, नीम हकीम, ठीक है। अब इसको ये मत सोच लेना, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को हम नीम हकीम नहीं बोल रहे, उसके पास डिग्री है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर को हम नीम हकीम नहीं बोल रहे, उसके पास डिग्री है। झोला छाप जो होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है ना, जस्ट प्रैक्टिस करी और दो थोड़ी बहुत दवाइयों का ज्ञान हो गया और बन जाते हैं गांव में जाकर डॉक्टर, उनको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? नीम हकीम बोल रहे हैं। हाँ जी, तो दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति क्या है? शिशु के लिंग निर्धारण में उल्बवेधन का दुरुपयोग है। उल्बवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस का गलत इस्तेमाल किया। इनफैक्ट कहां पर? शहरी क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है। शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर ये देखा जाता है जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि लड़का होगा या लड़की, तो एमनियोसेंटेसिस से पता लगा लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस से पता लगाने के बाद पता लग गया कि भैया लड़की है, तो इस कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने के पर कि मादा भ्रूण है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। फीमेल फर्टिसाइड कराया जाता है, मादा कन्या भ्रूण हत्या करा दी जाती है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यवहार है, ऑब्वियस सी बात है, इससे बचना चाहिए मदर को, क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। ये दोनों के लिए असुरक्षित हो सकता है, उस बच्चे के लिए भी और उस मदर के लिए भी। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देना तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपात में जान का जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर यहां से यहां तक जो चीज बता रही है हमारी एनसी, वो कर रही है कि जागरूक हो। एक तो असुरक्षित मैथुन जो है उससे बचो, अगर नहीं चाहते हो किस चीज को अगली पीढ़ी को लाना। दूसरा, गैर कानूनी रूप से, यानी हम बोलेंगे कि ऐसी कंडीशंस को ना करिए जो कानूनी रूप से आपको ही जेल के अंदर बंद कर दें, ठीक है, जो गैर कानूनी हो।
इनको कभी नहीं करना कि एमनियोसेंटेसिस या अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता लग गया कि भैया मादा है, बच्चा जो है वो फीमेल है और उसका क्या करा दे, फर्टिसाइड करा दे, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है, यानी इन कंडीशंस को रोका जा सकता है। कुल मिलाकर यहां से यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने की बात कह रहा है। सर एमटीपी पर भी कानून बनना चाहिए। अरे भाई एमटीपी पर कानून बन गया, कौन था ये? रविंद्र मौर्य। अरे भोंदूलाल, अभी तेरे को यहां पर क्या बताया? इस एमटीपी पर कानून बनाया गया है और उस कानून का नाम है एमटीपी एक्ट। कौन था रे? सर एमटीपी पर भी कानून बनना चाहिए। मेरे भाई रविंद्र मौर्य जी, 1971 में ये कानून ही तो आया था जिसको हमने एमटीपी एक्ट यानी एमटीपी अधिनियम कानून बोला है। ये कानून ही है जो 1971 में आया था, जो 2017 में इसका संशोधन हुआ था। ये कानून है दोस्त, कहां सो रहे हो मेरे भाई? हाँ भाई, ये कानून ही है मेरे भाई कि एमटीपी ऐसे कोई एरा गेरा चलो आज एमटीपी करा कराते हैं, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज थी जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन थी। अब साइड में ये जो चीज लिखी हुई है इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया भारत सरकार ने अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और माता मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सहगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम का संशोधन 2017 में किया गया था। यानी यहां से यहां तक बोल रहा है कि भैया ये जो एमटीपी है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि 1971 में इसको स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। अब क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है तुमको पता ही है कि भैया एमनियोसेंटेसिस करा लिया, एमनियोसेंटेसिस से पता लग गया कि फीमेल है तो करा दिया गर्भपात, है ना। नीम हकीमों को से करा लिया, झोला छाप डॉक्टर से करा लिया, तो ये गलत हो रहा था। अब अगर ये गलत हो रहा था तो सीधी सी बात है, ये जो एक्ट जो आया था, इस एक्ट में, इस कानून में क्या किया जाना चाहिए सर? संशोधन किया जाना था। संशोधन किया। क्या संशोधन किया मेरे भाई? कि पहली तिमाही में ही गर्भपात होएगा, पहली तिमाही में ही गर्भपात होएगा जो सुरक्षित माना जाएगा और एक डॉक्टर के परामर्श की जरूरत होएगी। अब यहां पर तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि एमबीबीएच डॉक्टर होएगा कि बीडीएच डॉक्टर होएगा कि डीएम डॉक्टर होएगा। चिकित्सक, एक चिकित्सक की जरूरत है और वो चिकित्सक जो होएगा डेफिनेटली वो गायनेकोलॉजिस्ट ही होएगा, क्योंकि वही करेंगी वो। ठीक है। और दूसरा, अगर दूसरी तिमाही से पहले अगर कराना, यानी पहली तिमाही और दूसरी तिमाही यानी 12 हफ्ते और 24 हफ्ते के बीच में अगर कराना है, तो वहां पर 2 पंजीकृत डॉक्टर की यानी लीगलाइज्ड डॉक्टर की यानी लाइसेंस्ड डॉक्टर की परामर्श की जरूरत होगी। और वो किस चीज पर ध्यान देंगे, यानी वो कौन सी आधार पर ये चिकित्सक निर्णय लेंगे? इन 2 आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि वो बच्चा जो है वो खतरनाक साबित ना हो, विकलांग ना हो। ठीक है। और दूसरा, मदर जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस मदर को खतरा ना हो। इन 2 बेसिस के पर क्या किया जाएगा? सेकंड ट्राइमेस्टर में, दूसरी तिमाही में क्या किया जाएगा? एबॉर्शन किया जाएगा। इतना ही था क्या? एबॉर्शन। डन। यहां तक कोई तकलीफ? सर अगर कोई सेकंड बेबी गर्ल नहीं चाहता हो तो एमटीपी करा सकता है। अगर उनका पहले से ही एक गर्ल है, यह जनसंख्या को रोकने में हेल्पफुल होएगा। कौन सा भाई है जो जनसंख्या को कौन सा था कि ओ हो दूसरी लड़की हो गई, ये तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। पहली भी लड़की हो गई, दूसरी भी लड़की हो गई, ओ मेरे भारत की जनसंख्या अरे बढ़ गई मेरी दूसरी लड़की से, चलो एमटीपी कराते हैं। कौन था भाई ये? क्या नाम है तुम्हारा? लियो 1463 वीटीपी नाम रखो तुम, ऐसे काम नहीं चलेगा। हां, ये देखा गया है कि पहली लड़की है और दूसरी लड़की ना हो जाए इसलिए गर्भपात करा दे। लेकिन भोंदूलाल जरा ये तो सोचो, कैसे पता लग गया कि दूसरी लड़की है? हाँ, अगर पता लग गया, जैसे कोई जानकार डॉक्टर निकल आया, बहुत ही क्लोज्ड है ना, घर का ही कोई
भेदी था, डॉक्टर था जिसने बता दिया, वैसे कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। फिर भी आज की डेट में ऐसे केसेस देखे गए हैं, देखे जाते हैं, बिल्कुल देखे जाते। अरे मेरे तो सामने देखी हुई घटनाएं ऐसी। हाँ जी सर, किन्नर कैसे होते? तू नीट का एग्जाम दे दे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा नीट 2025 का, ठीक है? सर बायोलॉजी में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। बहुत बढ़िया। सर किसी फीमेल में यूट्रस निकाल दे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होएगी? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑब्वियस ही बात है मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होएगी। कौन सी प्रतीक्षा? मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होएगी। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब जिसमें स्त्रावी अवस्था नहीं होगी। बाकी अवस्थाएं जो अंडाशय में हो रही है वो तो होंगी ना। गर्भाशय में एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी, यानी आर्तव स्त्राव नहीं होएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, बाकी अवस्थाएं तो चलेंगी ना। हाँ जी बिल्कुल पता लगा सकते हैं। चलो सो ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम था गर्भपात। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है, सेकंड लास्ट टॉपिक जो आता है हमारी एनसीईआरटी का, वो आता है यौन संचारित रोग। हालांकि यौन संचारित रोग को यौन संचारित संक्रमण बोला गया है। क्या बोला गया? इन्फेक्शन बोला गया, यौन संचारित संक्रमण बोला गया है। ठीक है, तो अब हम ये वाला अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? यौन संचारित रोग। आइए स्टार्ट करते हैं यौन संचारित रोग पढ़ना। देखिए सबसे पहले तो नाम जरा देखिएगा। इसको हम बोलते हैं STD बोल देते हैं, STI बोल देते हैं, RTI बोल देते हैं और VD बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने यहां पर। क्या लिखिए? शॉर्ट फॉर्म लिखी है। STD बोल दीजिए, STI बोल दीजिए, RTI बोल दीजिए, VD बोल दीजिए। VD लिखा हुआ है, ठीक है जी। क्या है STD की फुल फॉर्म? क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। ये फुल फॉर्म है किसकी? STD की। STI की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अभी हिंदी में भी लिख दूंगा, पहले मैं इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख रहा हूं। नेक्स्ट RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और VD जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, वेनेरियल डिजीज। तो ये तो हो गए अंग्रेजी में नाम फुल फॉर्म के साथ में। अब इन्हीं को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। यौन संचारित संक्रमण, जनन मार्ग संक्रमण, रतिज रोग। रतिज रोग। तो दोस्त ये है नाम जो हमने लिखे हैं यहां पर। हिंदी में भी लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। इन रोगों को 4 नाम से जाना जाता है जो यहां पर लिखे हैं हमने। या तो STD बोल दीजिए, STI बोल दीजिए, वेनेरियल डिजीज बोल दीजिए, जनन मार्ग का संक्रमण बोल दीजिए। ये कुछ नाम हैं जो यहां पर हमने लिखे हैं। अब देखिए सीधी सीधी सी बात है यहां पर, क्या मीनिंग है इन रोगों का? ये कौन से रोग होते हैं?
तो सीधी सी बात है, असुरक्षित यौन संबंध बैठाते हुए, ये असुरक्षित यौन संबंधों के दौरान जब एक नर से मादा में या मादा से नर में कोई रोग फैलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असुरक्षित यौन संक्रमित रोग बोलते हैं, जनन मार्ग का संक्रमण बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं। तो सीधा सीधा बिंदु, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा असुरक्षित यौन संबंध द्वारा पुरुष से महिला या महिला से पुरुष में रोगों का संक्रमण क्या कहलाता है? एसटीडी कहलाता है या एसटीआई कहलाता है। सिंपल सा था। नहीं, ये चीज लिखी हुई है, कोशिका विभाजन के लिए बाध्य हो जाती है, यानी अब एक कोशिका को विभाजन करना ही पड़ेगा। अब सोच क्या आंसर आएगा? हाँ जी, समझ में आ गया यहां पर कि असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा पुरुष से महिला में या महिला से पुरुष में अगर रोगों का संक्रमण होता है तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? एसटीडी, एसआई, एसटीआई या आरटीआई या वेनेरियल डिजीज बोलते हैं। नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि एक कोशिका विभाजन करेगी ही करेगी। ये कब तय हो जाएगा? जब वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? ऑब्वियसली बात है, G2 अवस्था में, सॉरी एस अवस्था में। एस आंसर होएगा इसका, 4th S। सर क्या ये डिजीज पुरुष से महिला में होती है? नहीं, महिला से पुरुष में भी हो सकती है, पुरुष से महिला में भी हो सकती है, असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये जो डिजीज जो होती है ये ज्यादातर कौन से आयु वर्ग में देखी जाती है? ज्यादातर जो है ये 15 से 20, ज्यादातर जो है ये 15 से 24 एज ग्रुप वाले जो बच्चे जो होते हैं, मैंने यहां पर एज ग्रुप लिख दिया, आयु भी लिख सकते हो। 15 से 24 आयु वर्ग वाले बच्चों में देखी जा सकती है। शुद्ध हिंदी में लिखना है तो आयु वर्ग लिख दीजिए, आयु वर्ग वाले बच्चों में देखी जाती है। क्यों होती है, कोई बता सकता है? ज्यादातर जो है ये इस एज ग्रुप में क्यों देखी जाती है? ज्यादातर जो है ये इसी एज ग्रुप में क्यों देखी जाती है? खुद जरा सोचिए, आप अभी इस एज में हैं? हाँ सर, इस एज में हैं। मैं भी कभी इस एज में रहा था। हाँ जी, मैं भी कभी इस एज में रहा था। याद करिए, ये वो एज थी जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन होता था, जानकारियां जो है बहुत ही निम्न होती थी, है ना? सेक्सुअल अट्रैक्शन होता था, जानकारियां बहुत निम्न होती थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या गलत जानकारियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आसपास के लोग, आसपास के दोस्त यार, आसपास के ऐसे विचार दिमाग में भरे गए थे, या तो सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी, जो गलत अवधारणाएं पैदा करते हैं। सोचो, इस एज ग्रुप में होएगा या 40 की एज ग्रुप में होएगा? ऑब्वियस ही बात है, इस एज ग्रुप के बाद में धीरे 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 मैच्योरिटी आ जाएगी। इस कंडीशन में मैच्योरिटी जो थी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम थी। जब मैच्योरिटी अगर कम होएगी तो ऑब्वियस ही बात है यौन संचारित रोग होने की संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा होंगी। ठीक है, डन। तो इस एज में ज्यादातर ये देखी जाती हैं। क्यों देखी जाती हैं? रीजन आपने नहीं लिखना है, यहां पर कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, ये जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है कि क्यों इस एज ग्रुप में ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, अब बात आ रही है सर यहां पर इस यौन संबंधित रोगों के लक्षण क्या होते हैं? अगर लक्षणों की बात करें तो यौन संबंधित रोग जो होते हैं उनके लक्षणों की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं?
तो मूत्र मार्ग का संक्रमण देखा जाता है, मूत्र मार्ग का संक्रमण देखा जाता है। अब यहां पर जो हम लक्षण लिख रहे हैं वो किसी एक रोग का नहीं लिख रहे हैं, एक रोग का लक्षण नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पर अलग अलग रोग हैं जिनमें से कॉमन लक्षण देख रहे हैं कि मूत्र मार्ग में संक्रमण ज्यादातर में दिखता है, ठीक है। और ग्रीवा का संक्रमण दिखता है मादाओं में, ग्रीवा याद आ रहा हो, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा का संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा संक्रमण मादाओं में कुछ रोग होते हैं जिनमें पीला स्त्राव निकलता है जिसको येलो डिस्चार्ज बोलते हैं। जो कहां से होता है, योनि से निकलता है। ठीक है, जैसे सिफिलिस होता है, सिफिलिस उपदंश जिसको हम बोलते हैं, उसमें देखा जाता है पीला स्त्राव निकलना, ठीक है जी, म्यूकस का निकलना, ठीक है, खुजली होना, खुजली का होना, सिर दर्द होना। तो ये कुछ कॉमन से लक्षण हैं जिसमें ज्यादातर ये जो कंडीशन जो है ज्यादातर देखी जाती है, किसमें देखी जाती है, यौन संचारित रोगों में देखी जाती है। तो खुजली हो गया दोस्त, यहां पर हेडेक हो गया है, उल्टी, पीला स्त्राव, गर्भाशय ग्रीवा का संक्रमण, ठीक है, ये ज्यादातर लक्षण देखे जाते हैं किसमें, किसमें, यौन संचारित रोगों में। स्त्राव है, स्त्राव, ले मेरे भाई, स्त्राव, ठीक है। संजना नीत, सर कायिक कोशिका में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं क्या? हाँ जी बेटा, कायिक कोशिका में भी होते हैं, जनन कोशिका में भी होते हैं। बिल्कुल सर, लाल दानों का निकल जाना हर केस में नहीं होता है, लाल दाने का निकल जाना हर 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 रोग में नहीं होएगा लाल दाने निकल जाना। अब जैसे जेनाइटल वॉर्ट्स जो होता है, जेनाइटल वॉर्ट जिनको हम जननिक मस से बोलते हैं, उनके अंदर लाल लाल रंग के दाने भी निकल जाते हैं और मस से पैदा हो जाते हैं, सफेद रंग के भी होते हैं, नोकीले भी होते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस होती है। तो ये कॉमन लक्षण है। अब प्रश्न कहां से आएगा, वो यहां से आएगा। देखो चौथा बिंदु, प्रश्न जो यहां से बेसिकली पूछा गया वो ये पूछा गया कि कौन सा वो रोग है, 3 ऐसे रोग हैं जिनका उपचार है ही नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं है, जिनका कोई उपचार नहीं है। तो आपने याद रखना, एड्स जो किससे होता है, HIV वायरस से होता है, फिर जननिक परिसर्प, जिसको हम जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं, जो भी बताऊंगा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, लिख देता हूं चलो, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी। ये भी किससे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। HBV मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से जो होता है उसको हम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, यकृत शोथ बी बोलते हैं। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से जो होता है उसको हम जननिक परिसर्प यानी जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं। और एड्स जो होता है वो किससे होता है, HIV वायरस से होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम होएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक चैप्टर
एक चैप्टर हम पढ़ेंगे ह्यूमन है। यार ये चलवाओ ना यार, क्या जान मारोगे क्या हम लोगों की यार? खत्म करना चाहते हो क्या? एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ जी, मैंने बोला आपसे कि एक चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। उस चैप्टर के अंदर हम ढेर सारे रोग पढ़ेंगे जिसमें ये सारे रोग आएंगे। तो अभी के लिए बार बार ये मत बोलना कि सर इस रोग में क्या होता है, उस रोग में क्या होता है, इस रोग में ऐसे होता है, इस रोग में वैसे होता है, ये मत करना, क्योंकि ये सारे के सारे रोग आएंगे। कौन से? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ही क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर का नाम ही यही है, तो उस चैप्टर में हम रोग पढ़ेंगे। कौन से रोग पढ़ेंगे? यही सारे रोग पढ़ेंगे। तो अभी मत बोलना कि सर ये रोग कब पढ़ाओगे, ये रोग में क्या होता है, वो रोग में क्या होता है, वो हम सारा पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपने याद रखने हैं, ये 3 वो रोग हैं जिनका उपचार संभव नहीं है। ये वो रोग हैं जिनका उपचार जो है वो नहीं है, इनका उपचार नहीं है। ठीक है। इनके अलावा हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, इन 3 के अलावा बाकी एसटीडी जो है, बाकी एसटीडी जो है, अगर उनकी प्रारंभिक पहचान हो जाती है, बाकी एसटीडी की अगर प्रारंभिक पहचान अगर हो जाती है, तो उनका उपचार पॉसिबल है, तो उनका उपचार हो सकता है। डन? क्लियर है? तो ये चीज याद रखना, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज आपने पढ़नी है, ज्यादा तुर्रम खान नहीं बनना है आपने। ठीक है, समझ में आया क्या बोला हमने? कि ये वो डिजीज हैं जिनकी अगर प्रारंभ में भी अगर पहचान हो जाए तो भी ये क्योरेबल नहीं है, तो भी इनको क्योर नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो एसटीडी जो है, अगर उनकी प्रारंभ में पहचान, अब ऑब्वियस ही बात है, कोई ऐसा रोग है, मान लो जेनाइटल मस्से है या ट्राइकोमोनस्ता है, ट्राइकोमोनियसिस है, या हम बात करेंगे कैंडिडियासिस है, ठीक है, या हम बात करेंगे कि मान लेते हैं गोनोरिया है, क्लेमाइडियासिस है, ये भी ऐसे रोग हैं। अगर इनकी स्टार्टिंग में पहचान अगर हो जाए तो क्या इनका उपचार है? यस, इनका उपचार है। लेकिन अगर ये बाद में पता लगे, जब इनका भीषण रूप बॉडी के अंदर फैलने लग जाए, बाद में पता लगे, तो उनका भी उपचार पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने लिखा कि बाकी जो एसटीडी हैं उनकी अगर प्रारंभ में पहचान अगर हो जाए तो उनका उपचार है। लेकिन ये जो रोग है, अगर इनकी प्रारंभ में हो जाए चाहे बाद में हो जाए, इनका ये 100% क्योरेबल नहीं है, क्योर नहीं किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है क्योरमेंट, जड़ से खत्म कर देना या रोग की रोगकता जो होती है, यानी उसकी तीव्रता जो होती है उसको कम कर देना। तो एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है क्योरमेंट। हम एड्स के मरीज को ट्रीटमेंट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका क्योरमेंट नहीं कर सकते, एड्स को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी जो है उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जेनेटिक हर्पीज जो होता है, जेनाइटल हर्पीज है, उसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। नहीं है हमारे पास ऐसे साधन, नहीं है हमारे पास ऐसी दवाएं, नहीं है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम उनको जड़ से खत्म कर दें। हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, आयु को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ताकि उसको हम उसकी इम्प्लिसिटी जो है, या हम बोल सकते हैं उसकी क्या वर्ड बोलो कि उसकी तीव्रता ही दिमाग में आ रहा है, मतलब
उस रोगाणु जितनी तेजी से वो मरीज मर सकता था, उसको हम उसकी मरने की वो जो अवधि जो थी उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बस ये है। मरेगा तो सही, वो देखो कुल मिलाकर मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हां हम मेडिकेशंस देकर हम उस रोग का ट्रीटमेंट कर सकते, क्योरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इन केसेस में बाकी डिसऑर्डर जो होंगे, एसटीडी जो होंगी, उनमें अगर हमें प्रारंभ में अगर पता लग जाए तो हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिनसे हम क्या कर सकते, क्योरमेंट कर सकते हैं। तो इतनी सी बातें कनेक्ट कर पाए हैं, इतनी सी बात समझ पाए हैं, यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? जल्दी से मुझे बताइएगा। उपचार और रोकथाम दोनों में समझ में आ गया? क्लियर है? डन? सर जननिक परिसर्प और जननिक मत्स्य सेम है? नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है। जननिक परिसर्प जो है, जेनाइटल हर्पीस जो है, वो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है, और जेनाइटल वॉर्ट्स जिनको हम जेनाइटल मत्स्य बोलते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। दोनों का वायरस डिफरेंट है भाई, दोनों डिसऑर्डर डिफरेंट है, दोनों अलग डिसऑर्डर है। सर एडीज क्यों होता है? जब एड्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो डिसऑर्डर जो होते हैं, कौन से, ये जो भी डिसऑर्डर जो अभी हम पढ़ने वाले, ये पांचवा बिंदु क्लियर हो गया कि ये 3 डिसऑर्डर हैं जिनको अगर पहचान कर भी ली जा सके इनका उपचार नहीं है, बाकी जो है अगर प्रारंभ में पता लगा लिया जाए तो उनका उपचार है। अब बात करते हैं साहब ये फैलते कैसे हैं, ये किस तरीके से फैलते हैं, ये एसटीडी जो है ये फैलती कैसे है? हाँ जी, बहुत सिंपल सा है, ये कैसे फैलते हैं? पहला बिंदु जल्दी से बताइएगा, कैसे फैलेंगे? आराम से बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैसे फैलेंगे? क्या असुरक्षित यौन संबंधों से फैलेंगे? सिंपल सा, असुरक्षित यौन संबंध से फैलेंगे। अगर युगल जोड़े जो हैं वो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं और दोनों में से किसी एक को भी अगर रोगाणु है, वो रोग है, तो क्या वो दूसरे को फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है, ठीक है जी। और यस, कॉपुलेशन से, असुरक्षित यौन संबंधों से। संक्रामित सुई से फैल सकते हैं, संक्रामित सुई से फैल सकते हैं। यस बेटा। क्या हेपेटाइटिस बी लीवर से संबंधित है? यस, लीवर से संबंधित है, लेकिन उसको हम पीलिया नहीं बोलेंगे। पीलिया इज हेपेटाइटिस ए, जिसको हम येलो फीवर बोलते हैं, पीलिया को हेपेटाइटिस ए होता है वो। सर जानबूझकर फैलाए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल जानबूझकर फैलाए जा सकता है। अमेरिका में बहुत सारे केसेस हुए थे जब ऐसा रोग अगर किसी व्यक्ति को, जब मान लो किसी को अगर एड्स है, ये हम पढ़ेंगे जब एड्स की बात करेंगे, उस चैप्टर में एड्स की बात पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका में कई ऐसे लोग देखे गए थे। क्यों? क्योंकि एड्स जिसको हो जाता है तो हमारा समाज जो है वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। सोचो अगर किसी को एड्स है और गलती से उसके आस पड़ोस में अगर किसी को गलती से भी अगर पता लग गया तो आस पड़ोस वाले उसको टिकने नहीं देंगे वहां पर, समझना। ये जानते हुए भी कि एड्स जो है वो एक हाथ मिलाने से या गले लगने से नहीं फैलता है, ये जानते हुए भी वो समाज उसको जहां पर रहने नहीं देगा। ऐसे बच्चों में अगर हो जाए तो बच्चों को नकार दिया जाएगा, बड़ों को नकार दिया जाता है। तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे लोग, और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो फिर क्या हो जाते हैं, वो फिर बदला लेना चाहते हैं। किससे? ऐसे समाज से। तो वो क्या करते हैं, अपने ही खून को पिंच करके, है ना, पिंच किया, ब्लड निकाला और राह चलते हुए ट्रेन में किसी के लगा दिया, किसी के संपर्क में कर दिया, रक्तदान कर दिया। तो जानबूझ के इस तरीके से करते हैं ताकि समाज से बदला ले सके, और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं, आज भी देखे जाते हैं। ठीक है जी, डन। सो एसटीडी कैसे फैलती हैं? फैलते कैसे हैं भैया? असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रामित सुइयों से, और किससे फैलते? क्या ये संक्रमित माता से बच्चे में फैलती है?
संक्रमित माता से बच्चे में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। रक्तदान करने से, रक्तदान करने से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर हेयर कट करवाने पर जो उस्तरा इस्तेमाल किया जा सकता है उससे भी हो सकता है, बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी उस्तरे का इस्तेमाल करें, जो भी ब्लेड जो होती है उसको डिटॉल से या किसी चीज से साफ करना चाहिए, है ना, और नई ब्लेड लगानी चाहिए, पुरानी ब्लेड का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप में से जो भी बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और शेविंग वेविंग करवाने जाते हैं या बाल कटवाने भी जाते हैं, तो जो भी नई जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह, उसमें जो ब्लेड जो है वो नई इस्तेमाल की जानी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। चलिए जी, अंगदान करने से नहीं, कोई अंगदान नहीं करेगा भैया, ऑब्वियस ही बात है। अंगदान करने से नहीं होएगा, रक्तदान करने से होएगा। ठीक है जी, अंगदान नहीं, रक्तदान करने से। चलिए जी, तो ये क्या हो गई है, एसटीडी हो गई है। डन, ये इस तरीके से फैलती। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के, एसटीडी के एग्जाम्पल। ये एसटीडी के एग्जाम्पल बोल दीजिए, उदाहरण बोल दीजिए, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कुछ बैक्टीरियल एसटीडी। बैक्टीरियल एसटीडी का मतलब समझ में आ रहा है, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित एसटीडी, यानी जीवाणु जनित यौन संचारित रोग, यानी ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं। ठीक है जी। आइए, सबसे पहला जो है उसका नाम है सिफिलिस, जिसको हम उपदंश भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, सिफिलिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपदंश भी बोलते हैं। हाँ जी, तो ये जो उपदंश जो होता है, सिफिलिस जो होता है, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये कौन है भैया, ये वो जीवाणु है। हाँ मेरे भाई, रक्तदान करने से पहले चेकअप कराना चाहिए। यस बेटा, बिल्कुल कराना चाहिए, चेकअप होता है। कोई रक्त का दान अगर करता है तो रक्त की टेस्टिंग होती है, ऐसे नहीं होता है, ऑब्वियस ही बात है। अब जरा सोचो, किसी को एड्स है, वो तो जानबूझकर रक्त डोनेट करना चाह रहा है। अगर वो डोनेट करेगा तो सीधी सी बात है, वहां पर टेस्टिंग की जाएगी, ऐसे थोड़ी ना है, उस ब्लड की पूरी टेस्टिंग की जाएगी, उसमें कोई रोगाणु तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है गोनोरिया। इसको बोलते हैं सुजाक, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुजाक कहा जाता है, सुजाक, गोनोरिया। ये किससे होती है, नीसेरिया गोनोरी से। क्या हो रहा है इन डिसऑर्डर में वो याद नहीं रखना है, किससे हो रहा है वो याद रख सकते तो याद रख लेना। ठीक है, बैक्टीरियल एसटीडी में सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, और एक और था, क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियता, क्लेमाइडिस, यार ये किससे हो रही थी, क्लेमाइडिस ट्राइको, क्लेमाइडिस, क्लेमाइडिस, दिमाग नहीं काम, क्लेमाइडिस ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिस ट्राइकोमेटिस। हाँ, ये याद रखने आपने 3। हाँ जी, तो ये 3 हमारी बैक्टीरियल एसटीडी है।
सिफिलिस जिसको हम उपदंश बोलते हैं जो ट्रिपोनिमा पैलिडम से होती है, गोनोरिया जो निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया से होती है, क्लेमाइडिएटा क्लेमाइडियसिस जो क्लेमाइडिस ट्राइकोमेटिस बैक्टीरिया से होती है। क्लेमाइडोमोनास नहीं है मेरे भाई, क्लेमाइडोमोनास नहीं, क्लेमाइडो हरी शैवाल होती है भोंदूलाल, क्लेमाइडोमोनास हरी शैवाल होती है बुधू। यहां पर जीवाणु की बात कर रहे हैं, क्लेमाइडिस ट्राइकोमेटिस ये कौन है? बैक्टीरिया है। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास ट्राइकोमोनास्ता नहीं है, ट्राइकोमोनास्ता प्रोटोजोन रोग है। क्या रे भोंदूलाल, पिछले साल की बातें भूल गया? ये 3 रोग याद रखने हैं आपने। ये 3 रोग जो हैं ये बैक्टीरियल एसटीडी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं वायरल एसटीडी। वायरल एसटीडी मींस विषाणु जनित एसटीडी, यानी ऐसी एसटीडी जो किससे होंगी बेटा? वायरस से होंगी। किससे होंगी? वायरस से होंगी। ठीक है जी, आइएगा। सबसे पहली विषाणु जनित जो आपने याद रखनी है, अभी तो लिखी थी जननिक परिसर्प। दिमाग काम नहीं कर रहा। जननिक परिसर्प या सिंपल परिसर्प भी बोल देते हैं, जेनाइटल हर्पीस। ये किससे होती है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से। दूसरी जो है जननिक मस्से, जननिक मस्से अंग्रेजी में बोलते हैं जेनाइटल वॉर्ट्स, WARTS। ये किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। तीसरा एड्स। अभी ये मत बोलना एड्स की फुल फॉर्म क्या है, किससे होता है? HIV से होता है। अभी ये मत बोलना HIV क्या है, आएगा सब कुछ आएगा, टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ एड्स और HIV। सर निसेरिया गोनोरी, ठीक है जी। गोनोरी निसेरिया गोनोरी, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, एड्स इससे हो गया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए नहीं, हेपेटाइटिस याद रखना है, जो किससे होएगा? हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से। सारे हेपेटाइटिस को हम एसटीडी नहीं मानेंगे, सारे हेपेटाइटिस जो है वो एसटीडी नहीं है, सारे के सारे। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक एसटीडी है, यौन संचारित रोग है। एड्स यौन संचारित रोग है। जननिक मस्से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, ये यौन संचारित रोग है। जननिक परिसर्प हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये भी एक यौन संचारित रोग है। ये 4 हमारी वायरल डिजीज थी जो वायरस से होती हैं। 3 हमारी बैक्टीरियल डिजीज थी, ये हमारी 3 बैक्टीरिया से हो रही थी, ये हमारी वायरस से हो रही है। नेक्स्ट कवक जनित एसटीडी यानी फंगल एसटीडी। अब आपने दाद खाज खुजली नाम सुना होगा। हाँ सर, दाद खाज खुजली होती है। दाद खाज खुजली जो होती है क्या वो एक फंगल इन्फेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन है।
लेकिन क्या वो दाद खाज खुजली जो है, क्या वो एक एसटीडी है? क्या वो एक असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हुए एक नर से मादा में जा सकती है? कौन सी? दाद खाज खुजली नहीं। तो पर्टिकुलरली कौन सी? कैंडिडियासिस, याद रखना। कौन सा? कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस ये किससे होती है? कैंडिडा एल्बिकेंस से होती है। एक ही रोग याद रखना, कैंडिडियासिस। ये एक कवक से होती है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेन। और इसी के नाम के बेसिस पर एक पाउडर बहुत फेमस हुआ है जिसका नाम है कैंडिडा पाउडर। कैंडिड पाउडर आपने देखा होगा। कैंडिड पाउडर कभी ना कभी जिनके फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा, कैंडिड पाउडर देखा होगा। इस तरीके का आता है कैंडिड पाउडर जो होता है, ये वाला होता है, ये वाला इस तरीके से कैंडिड पाउडर आता है। देखा है? ये कैंडिड पाउडर होता है। जिनके दाद खाज खुजली बहुत ज्यादा होती है वो इसको उपयोग में लेते हैं। और इसमें ये एंटी फंगल होता है। स्किन इरिटेशन को या इचिंग को, खुजली को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है, इससे कौन सा रोग होता है? कैंडिडियासिस होता है। मैंने सिस नहीं लिखा, कैंडिडियासिस होता है। और ये कैंडिडियासिस जो होता है ये किससे होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है। अब इस रोग में क्या होता है, बस इतना सा याद रखना। ये रोग जो होता है ये श्रोणी वाले एरिया जो होता है फीमेल्स में या मेल्स में, जो श्रोणी वाला जहां पर लैंगिक अंग है, शिशन है या योनि वाला क्षेत्र है, वहां से फैलते 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 पूरे श्रोणी में फैलने लग जाता है। खुजली होने लग जाती है, लाल लाल दाने होने लग जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीआईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआईडी, श्रोणी शोथज रोग बोल देते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में पेल्विक वर्ड कहां से है? श्रोणी, यानी जो श्रोणी भाग जो होता है उस श्रोणी भाग में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, यानी खुजली, जलन, इचिंग, है ना, ये होने लग जाती है। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? पीआईडी बोलते हैं। जहां पर ये जो श्रोणी वाला क्षेत्र जो होता है ना, जहां पर हमारे जनन अंग है, यहां पर खुजली होने लग जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाता है, लाल लाल दाने होने लग जाते हैं। जो इसका कारण, एक मुख्य कारण क्या होता है? ये फंगल डिजीज होती है जिसका नाम है कैंडिडियासिस। तो कैंडिडियासिस कैंडिडा एल्बिकेंस से होती है। और इस रोग में, इसी रोग को हम पीआईडी भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी रोग का एक लक्षण होता है कि श्रोणी भाग जो होता है, श्रोणी भाग जो है उसमें सूजन आने लग जाती है और साथ ही साथ इरिटेशन, जलन होने लग जाती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, जिसको हम पीआईडी बोलते हैं। डन। श्रोणी शोथज रोग भी बोलते हैं। तो केवल एक ही याद रखना, कवक जनित रोग। नेक्स्ट, लास्ट जो आपने याद रखना है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, जनित एसटीडी, प्रोटोजोन एसटीडी। प्रोटोजोआ जनित रोग जो होते हैं, प्रोटोजोन एसटीडी जो होती है बेटा, उसमें आपने सीधा सीधा याद रखना है, एक ही नाम याद रखना है, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनस्ता बोलते हैं इसको। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोमोनियासिस जो होती है, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस प्रोटोजोआ से होती है, याद रखना। किससे होती है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होती है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है, ये कौन है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में भी बताया था कि
प्रोटिस्टा जगत को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक स्वयपोषी होते हैं, एक मृतोपजीवी होते हैं, और एक क्या होते हैं आपके परभक्षी या परजीवी होते हैं, प्रोटोजुआ। ठीक है, ये प्रोटोजुआ जो होते हैं, याद करिए मैंने आपको ये सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। प्रोटोजुआ जो होते हैं कहां पर बताया था ये, जब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी वहां पर पढ़ाया था, मेरे को याद है जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी ना तब बताया था। तो प्रोटोजुआ जो होते हैं, कई प्रकार के प्रोटोजुआ होते हैं, जैसे पैरामीशियम एक प्रोटोजुआ है, अमीबा एक प्रोटोजुआ है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस प्रोटोजुआ है, लिशमेनिया डोनोवानी प्रोटोजुआ है ना। तो ये सारे इनफैक्ट आपका मलेरिया जिससे होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, वो भी क्या है, एक प्रोटोजुआ है। तो कुल मिलाकर प्रोटोजुअन डिसऑर्डर, अब मलेरिया जो है वो भी एक प्रोटोजुआ रोग है, मलेरिया एक प्रोटोजुआ से होता है, ये भी प्रोटोजुआ से हो रहा है। लेकिन क्या मलेरिया एक यौन संचारित रोग है? अगर किसी महिला को मलेरिया है या एक नर को मलेरिया है और दोनों ने अगर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर लिया तो क्या मलेरिया फैल जाएगा? नहीं, मलेरिया नहीं फैलेगा, क्योंकि मलेरिया जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है, ये यौन संचारित रोग है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, वेल डन, बहुत बढ़िया। सो कुल मिलाकर ये चीज याद रखनी है कि ये ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, नाम में आ रहा है वेजाइनलिस, ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है ये वाला। देन तो ये कुछ रोग थे बेटा, याद रखना, भूल मत जाना, जिसमें से इतना सा हिंट दे रहा हूं, ये जो उपदंश रोग जो होता है, सिफिलिस जो होता है, इसके ज्यादातर लक्षण फीमेल्स में दिखाई नहीं देते हैं। ये ज्यादातर इसके लक्षण किस में दिखाई देते हैं? मेल्स में दिखाई देते हैं। फीमेल्स में ज्यादातर इसके लक्षण जो होते हैं, ये ज्यादातर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, फीमेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन उसमें ज्यादातर लक्षण उभर कर नहीं आते हैं। किसमें? सिफिलिस में। अब जब लक्षण उभर कर नहीं आते हैं तो क्या ऐसी महिला में रोग नहीं है? रोग तो है, रोग से ग्रसित तो है, लेकिन एक तरीके से अप्रभावी रूप से उस महिला के अंदर लक्षण होते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसी अप्रभावित महिला के साथ अगर यौन संबंध स्थापित करें, जिस महिला में लक्षण तो नहीं दिख रहे लेकिन उसके अंदर रोगाणु तो हैं, कीटाणु तो हैं, अगर उसके साथ अगर यौन संबंध स्थापित होएगा तो डेफिनेटली मेल के अंदर हो जाएगा। यस, ये चीज हमारी एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मेंशन की हुई है। कैसे? आइए, ये हमने इतना ही पढ़ना था एसटीडी। अब एक बार हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एक बार वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी सर, आप भेदभाव क्यों करते हो? आप आरंभ 2 में क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हो? बच्चों आप लोगों के पास एक बार है ना जरा एक्सेस है आरंभ 2 का, एक बार आप लोग एक बार आरंभ 2 का बैच खोलिएगा और उसमें कोई एक भी क्लास मुझे बता दीजिएगा जिसमें लास्ट में मैंने प्रैक्टिस ना करवाई हो क्वेश्चंस की। ये लेखराज बाबू जो हैं ये कुछ ऐसा कमेंट कर रहे थे, कुछ इस प्रकार का कमेंट आया है लेखराज बाबू का, सर आप भेदभाव क्यों करते हो? आप आरंभ 2 में क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हो? बहुत बढ़िया। एक दिन इनफैक्ट आरंभ 1 में क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, आरंभ 2 की हर लेक्चर में लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं कराने के लिए। लेकिन तुम जैसे मूर्ख जब क्लास में आ जाए ना, मूर्ख प्रवृत्ति के जब बच्चे क्लास में हो, लिटरली लेखराज जैसा मूर्ख बालक जब क्लास को अटेंड करे, जो मूर्खता से परिपूर्ण हो चुका है, जिसको यह नहीं पता कि क्लास में क्वेश्चन करवाया है या नहीं कराया है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता दोस्त। तुम्हारी बुद्धि जो है ना, वो दिमाग जो है वो यहां तो है ही नहीं, यहां पर
वो घुटनों में है, सच्ची है ना, क्योंकि बचपन से पढ़ाई करी नहीं है, फालतू की बातें करी है तुमने, आपने भेदभाव कर दिया। वर्ड तो ऐसे चूज करते हैं ना, मतलब ऐसे चोट पहुंचाते हैं दिल पर, क्योंकि जख्मी तो ये बचपन से हुए पड़े रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो इन्होंने करी नहीं है। एनसीईआरटी कचरत के अलावा नहीं कराते हो। मूर्ख खुद भी कुछ करेगा। और जब तू आरंभ 2 में पढ़ रहा है तो फिर यहां आकर क्या कर रहा है? फिर यहां पर घोंचूलाल 1 नंबर का। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहां इनका ध्यान चला जाता है। हाँ जी, पढ़ना स्टार्ट करें यहां से यहां तक एक बार। मनोज जी, आपने रवि सर की क्लास देखी है क्या? एक दिन देखना। ऐसे ऐसे बकलोल जो बालक जो होते हैं, इनको थोड़ी सी घास वास देते हैं क्या वो? या मैं ही हूं जो इनको बस पुचकार रहा हूं, इनको डांट रहा हूं, इनको, है ना? पढ़िए यहां से यहां तक। ये एनसीईआरटी तेरे को लाइन बाय लाइन करा रहा हूं, है? तेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए दे रहा हूं। तेरे को जिस दिन पढ़ाई ज्यादा हो जाती है उस दिन क्वेश्चन नहीं करा रहा। जिस दिन, अब जैसे कल ये चैप्टर खत्म होएगा तो क्वेश्चंस तेरे को दूंगा। डॉक्टर साहब सीरीज के क्वेश्चंस तेरे को दे रहा हूं। जहां जहां जरूरत हो रही है एनसीईआरटी कसरत की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। और क्या चाहिए तेरे को? भेदभाव करते हो, निकाल दूंगा यहां से तेरे को मैं। और मेरे को आज पता लग गया ना कि लेखराज तेरा आरंभ 1 में है कि आरंभ 2 में है। तेरे को आज ही देख, मैं तेरे को उसी बैच में डालता हूं। यहां से एक्सेस ही खत्म कर दूंगा मैं तेरा। बहुत मजे आते हैं ना क्लास में आकर भेदभाव करने में। अब देखियो, आज मैं तेरे को अच्छे से भेदभाव करके दिखाता हूं। फालतू का कमेंटबाजी करना है यहां पर आकर, पढ़ना लिखना है नहीं। पढ़ लिया बेटा यहां पर सभी ने? कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होता है, सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, आरटीआई या रतिरोध अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहलाता है। मैंने सीधा सीधा बोला कि वो रोग, वो संक्रमण जो मैथुन से या असुरक्षित यौन संबंध से स्थापित होता है उसको हम एसटीडी या एसटीआई या वीडी आरटीआई बोलते हैं। सुजाक जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, उपदंश, हर्पीस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमिडिएता यानी क्लेमाइडियसिस, ट्राइकोमोनस्ता यानी ट्राइकोमोनियसिस, लैंगिक मत्स्य, जेनाइटल वॉर्ट्स, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, हाल ही में सर्वाधिक चर्चित और घातक एचआईवी यानी एड्स जो एचआईवी वायरस से होता है, सामान्य यौन संचारित रोग है। ये सारे हमने लिखे और जो अतिरिक्त लिखने थे वो भी लिखवा दिए हैं। इन सब के साथ एचआईवी संक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में इसी पुस्तक में हम 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आएगा जब चर्चा करेंगे।
इनमें से कुछ संक्रमण जैसे यकृत शोथ बी, HIV के संक्रमण और एक संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग करने वाली सुइयों से, शल्य क्रिया के औजार, ये हमने नहीं लिखा है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज में ले रहे हैं जैसे ब्लेड या उस तरह यूज में ले लिया, या जो टेक्नीशियंस जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, जो औजार यूज में लेते हैं, जो ऑपरेशन के दौरान यूज में आ रहे हैं, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना। संदूषित रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस मैंने अपना ब्लड निकालकर सीधा तेरे के अंदर डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगा। संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में यानी बच्चे के अंदर क्या हो सकते हैं? ये ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या था? यहां से यहां तक की लाइन। यकृत शोथ बी, जननिक परिसर पर HIV संक्रमण यानी एड्स को छोड़कर बाकी सभी यौन संचारित रोग पूरी तरीके से उपचार योग्य है, बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचान की जा सके और उचित ढंग से उनका इलाज किया जा सके। यही चीज मैंने तेरे को बताई थी कि 3 रोग याद रखना जिनका उपचार संभव नहीं है, बाकी जो STD जो है उनका उपचार संभव है। कब? जब वो स्टार्टिंग की अवस्था में पता लग जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो जननिक क्षेत्रों में खुजली यानी गुप्तांग जो होते हैं, यानी हमारे जो लैंगिक अंग जो होते हैं वहां पर खुजली, तरल स्त्राव आना, हल्का दर्द होना, सूजन आदि हो जाना, ये नॉर्मल लक्षण है, स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं। संक्रामित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। याद आ गई यहां पर बात? मैंने तेरे को बताया था कि डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ लेकिन इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें फीमेल्स जो होती है असंक्रामित होती है, और कुछ ऐसी फीमेल्स होती है जिनके अंदर लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी संक्रामित तो हैं, यानी संक्रामित तो है लड़कियां या स्त्रियां लेकिन उनके अंदर लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, कौन सा? सिफिलिस का जो जीवाणु जो था वो ज्यादातर प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से शिशन को संक्रामित करता है, योनि को नहीं करता है। तो जब किसमें लक्षण किसमें उत्पन्न होएगा? ऑब्वियस सी बात है, मेल में लक्षण उत्पन्न होएगा, फीमेल में नहीं होएगा। लेकिन फीमेल में अगर वो बैक्टीरिया है वेजाइनल पोर्शन में, है ना, तो वो फीमेल है तो इन्फेक्टेड, लेकिन उसके अंदर उसके कैरेक्टर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, लक्षण प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी फीमेल क्या कहलाएगी? संक्रामित तो कहलाएगी लेकिन अलक्षणी कहलाएगी। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है, लंबे समय तक पता ही नहीं चल पा रहा है, याद रखना। और ऐसी फीमेल के साथ अगर यौन संबंध स्थापित कर लिया है तो मेल के अंदर हो सकते हैं। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्थाओं में लक्षण का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में जलन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि यार अपने आप ठीक हो जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर जो बता देता है कि भैया ये डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर कभी किसी को बताना नहीं है क्योंकि ये गुप्तांग में डिसऑर्डर हो रहा है, ये अगर बताएंगे नहीं फैल जाएगा तो समाज क्या कहेगा। इस वजह से कई बार लोग जो है वो डॉक्टर को भी नहीं दिखाते और वो धीरे धीरे फिर फैलता जाता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था एक कवक का डिसऑर्डर कैंडिडियासिस, जो कैंडिडा एल्बिकेंस से हो रहा था, जिसमें अगर वो फैलता जाए तो श्रोणी वाला जो क्षेत्र जो होता है यानी पैल्विक रीजन जो होता है वो धीरे धीरे उसमें सूजन आने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, जिसको हम PID श्रोणी शोथज रोग बोलते हैं, जिसके कारण गर्भपात भी हो सकता है। मातृ शिशु जन्म, अस्थानिक सहगर्भता, बंधिता, जननिक मार्ग का कैंसर हो सकता है। अब यहां पर आपने एक वर्ड नोट करना है और ये है ये वाला। अब ये क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये चीज मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इसके आगे की लाइनें, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, मैंने देखा नहीं था। यहां से आगे की जो लाइनें जो बच गई हैं ये मैं आपको कल करा दूंगा, और कल हम इस चैप्टर को समाप्त करके मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा बाकी बचे हुए इस चैप्टर के। ठीक है जी। और कल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो रीस्टार्ट सीरीज में, जिनको एक बार रिवीजन करना है रिवीजन कर सकते हैं। कल 12 बजे क्लास होगी जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम रिवीजन करेंगे। नहीं पुष्पेंद्र, मेरे को एक दिन का और समय दे दो, कल वो रीस्टार्ट वाली क्लास है इस वजह से कल तो नहीं होएगा, परसों डेफिनेटली मैं कर लूंगा एक्स्ट्रा टाइम लेकर।
मुस्कान वहां पर आरंभ 2 में ना पूछ लिया करो, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से वहां पर पूछ सकते हो। आपका कोई प्रश्न है, आप वहां पर प्रश्न जो है वहां पर सर्च इंजन जो है वहां पर देखकर पूछ सकते हो। नहीं पता मेरे को थैलीपैथी कब आएगा। चलिए मिलते हैं कल इसी समय पर बेटा, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। बाय।